हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में और हमने कल से स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में भारतीय संविधान, और उसमें हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर भारतीय संविधान को, और भारतीय संविधान की इस कड़ी में हमने आज उठाया है भारतीय संविधान का भाग 1, जिसको आप लोग लगातार नोट करते रहना। संविधान का भाग 1, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की हम बात करेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो संविधान के भाग 1 में चैप्टर आएगा, एक ही चैप्टर है सिंगल, जिसका नाम है, जिसको जानते हैं हम यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, अर्थात संघ एवं संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। इस प्रकार से आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेनली क्या बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से भारत में नए राज्यों का गठन होगा। क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था, फिर भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय राज्यों की संख्या बहुत ही कम थी और लगातार राज्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लगातार राज्यों को बढ़ाया गया है, लगातार दूसरे राज्यों का डिवीजन होकर 1 से 2 राज्य बने हैं। तो इस क्रम में किस प्रकार से सरकार या संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, किन अनुच्छेदों का यूज करके या फिर किस सिस्टम का यूज करके संसद द्वारा यहाँ पर नए राज्यों का गठन होगा, और किसका यूज करके वो संसद का नए राज्यों का गठन नहीं कर सकते, वो चीज भी आपको बताई जाएगी। कितनी समितियां यहाँ पर बनी है, किसने क्या काम किया गया है, और फिर जो कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जो एक अपवाद के रूप में थी, जिनको जबरदस्ती भारत में मिलाया गया है, इस संघ का एक हिस्सा बनाया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अभी आपको बताया है कि संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, देखिए मैं आपको एक बात और यहाँ से बता दूँ, हम जितना भी अभी आगे भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो इसको आर्टिकल बेस ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको बता दें। ठीक है, आपको सारे 395 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें बहुत बेहतर ढंग से जानना है, और बाकी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो काम चल जाएगा। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ है। आपको ये चीज पहले ही बता दी गई। आपसे पूछा जाता है कि भारत राज्यों का एक समूह है क्या, तो आप बताते कि नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट ए ग्रुप ऑफ स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक राज्यों का समूह नहीं है, ये राज्यों का एक संघ है। यही बात लिखी हुई है हमारे आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल 2 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जिस समय हमने पॉलिटी की शुरुआत की थी, कि जो अनुच्छेद होता है, आर्टिकल होता है, वो होता है मौलिक नियम, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल रूल कहते हैं। तो अब घबराना नहीं आपको कि हाँ अनुच्छेद किसे कहते हैं, ये कुछ नियम है इस देश को चलाने के लिए। तो दोस्तों क्या है आर्टिकल नंबर 2 में, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि न्यू स्टेट्स इन इंडिया विल बी फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट, अर्थात इस इंडिया के अंदर, इस भारत के अंदर नए राज्यों का जो गठन होगा वो केवल और केवल संसद द्वारा ही होगा, पार्लियामेंट द्वारा ही होगा। बाकी इसमें सरकार अपनी मर्जी से कोई नए राज्य का गठन नहीं कर सकती है, कोई भी दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी से नए राज्यों का गठन नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट चाहेगी, लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई बिल पास होगा तभी जाकर नए राज्यों का गठन हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि हाँ नए राज्यों का गठन होगा या नहीं होगा। लेकिन किस बेस पे, क्योंकि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी किसी बेस पे दी गई होगी ना। तो आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में नए राज्यों का गठन जो होगा वो आर्टिकल 3 का यूज करके होगा, आर्टिकल 3 का यूज करके होगा। और आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 पार्लियामेंट विल फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सिंपल अमेंडमेंट, अर्थात अनुच्छेद
3 के अनुसार संसद नए राज्यों का गठन साधारण संशोधन द्वारा करेगी। तो अब आपको ये जानना है क्या होता है ये साधारण संशोधन और क्या होता है ये सिंपल अमेंडमेंट। तो ध्यान देना दोस्तों, जो अमेंडमेंट सिस्टम है ये लाया गया कहाँ से, अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, तो इसको अडॉप्ट किया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको उठाया गया है। लेकिन अब किस प्रकार से यहाँ पर इनका हमें यूज करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लाया गया था, तो ब्रिटेन से लाया गया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है, अब देखिए लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सॉरी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अपॉन 2, टोटल अपॉन 2 कुल बटे 2 प्लस 1। क्योंकि बहुमत की आप बात करते हैं तो क्या होता है, बहुमत की बात जब हम करते हैं तो आधे से एक ज्यादा। तो आधे से एक ज्यादा का मतलब क्या है कि जितने कुल मेंबर होंगे उसका बटा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा हो जाएगा, प्लस 1 आधे से एक ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल अपॉन 2 प्लस 1, और यहां पर भी टोटल अपॉन 2 प्लस 1। इतने मेंबर्स अगर क्योंकि यहां से बिल पास करना है तो यहां पर भी मेजोरिटी चाहिए। तो मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए, ज्यादा कितना भी हो जाए लेकिन कम से कम कितने चाहिए वोट, कितने मत चाहिए, तो आधे से एक ज्यादा मत यहां पर चाहिए। टोटल अपॉन 2 प्लस 1 एक आपको यहां पे चाहिए बहुमत। और इसी प्रकार से आपको राज्यसभा में भी यही करना पड़ेगा। और अगर ये सब चीजें हो जाती है तो संसद में नए राज्यों के गठन का बिल हो जाता है पास। और यही होता है हमारा क्या, साधारण संशोधन। इसे ही हम कहते हैं क्या, सिंपल अमेंडमेंट। क्लियर है क्या बात। लेकिन अब बात यह आती है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नए राज्यों का गठन विशेष संशोधन द्वारा नहीं हो सकता क्या, कि स्पेशल अमेंडमेंट द्वारा यहां पर नए राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चीज को भी मेंशन कर दिया है। कभी अगर संसद क्या करे, अपनी शक्तियों का थोड़ा सा अगर यूज करके नए राज्यों का गठन करने चले तो ऐसा नहीं होगा भाई। नए राज्यों का गठन जो होगा वो साधारण संशोधन से ही होगा, विशेष संशोधन से नहीं होगा। और इस बात को भी हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में मेंशन कर दिया गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एंड फॉर्म न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का मतलब ही होता है स्पेशल अमेंडमेंट, जो आपका विशेष एक संशोधन होता है। तो संसद आर्टिकल 368 का यूज करके या इसके आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती। इस चीज को मेंशन कहां कर दिया, नंबर 4 में कर दिया। अब आर्टिकल नंबर 4 में जो जिक्र किया गया है कि भारत में नए राज्यों का जो गठन होगा संसद द्वारा होगा, और संसद इस गठन को, इन नए राज्यों के गठन को किस प्रकार से कर पाएगी, तो सिंपल अमेंडमेंट द्वारा करेगी, स्पेशल अमेंडमेंट द्वारा नहीं करेगी। तो क्या होता है स्पेशल अमेंडमेंट, एक बार देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के 2/3 मेंबर, यहां पर 2/3 मेंबर, लगभग 2/3 मेंबर आपको चाहिए होंगे। किसके लिए, अगर 90 मेंबर हैं तो 90 का 60, तो कितना हो जाएगा, 90 में से 60 मतलब 2/3 ही बैठेगा लगभग। तो 90 अगर मेंबर है तो 90 में से 60 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो इस बिल के पक्ष में होंगे। और वही अगर यहां पर 2/3 वोट मिल जाते हैं, मेजोरिटी मिल जाती है, 2/3 का मेजोरिटी यहां पे मिल जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ यहां पर एक संशोधन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि इस चीज को पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एंड फॉर्म न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 का उपयोग करके या इसके आधार पर संसद नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती। इस चीज को पहले ही मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों आपको भी 4 आर्टिकल मैंने बताए हैं और उन 4 आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि भारत एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। और इस बात को कहां पे रखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 में रखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो भारत में नए राज्यों का गठन संसद द्वारा ही होगा और कोई नहीं कर सकता। तो न्यू स्टेट्स इन इंडिया विल बी फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट। भारत में नए राज्यों का गठन किसके द्वारा होगा, संसद द्वारा होगा। लेकिन संसद अगर नए राज्यों का गठन करती है
तो वो किस आर्टिकल का यूज करके करेगी, तो 3 आर्टिकल का यूज करके करेगी, क्योंकि तीसरे आर्टिकल में रखा हुआ है क्या कि पार्लियामेंट संसद नए राज्यों का गठन जो करेगी वो साधारण संशोधन द्वारा करेगी, ना कि विशेष संशोधन द्वारा करेगी। और इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एंड फॉर्म न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 368 या ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल अमेंडमेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संसद विशेष संशोधन के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती, इतनी बात यहाँ पर करी गई है। अब देखते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों अब जानते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कि किस प्रकार से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, नए राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ है। तो देखिएगा जरा, बात करते हैं दोस्तों बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले की, तो भारत में टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट थे। भारत में कुल देशी रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, वो 562 थी। और इन 562 में से 3 को अगर हम निकाल दे तो 559 जो है, ये 559 प्रिंसली स्टेट्स कन्वर्ट इनटू 14 स्टेट्स। ये 559 देशी रियासतें किस में बदल गई, ये 14 राज्यों में दोस्तों बदल गई। और आपको पता होना चाहिए कि इन 562 में से 559 तो बदल गई 14 राज्यों में, लेकिन अब क्या है, इनमें से जो ये 3 है, और ये 3 कौन कौन सी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात वाला और एक हैदराबाद, इन तीनों ने भारत में विलय होने से कर दिया मना। लेकिन अंत में ये भी विलय हो गई। लेकिन किस प्रकार से विलय हुई तो एक बार देखते हैं। उससे पहले आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय भारत में टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, भारत में कुल देशी रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 562 थी। इन 562 में से 559 ने क्या कर दिया दोस्तों, 559 ने मिलकर 14 राज्य को बना दिया, लेकिन 3 ने मिलने से मना कर दिया, विलय होने से मना कर दिया। और वो 3 कौन कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है और हैदराबाद है। आखिर इन सब को, इन तीनों को किस प्रकार से भारत में विलय इनका कराया गया तो एक बार जानते हैं दोस्तों। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो जिस समय वहाँ पर एक विचार हुआ कि हमको भारत से पाकिस्तान में नहीं जाना है, जनता जाना चाहती थी लेकिन वहाँ से जो राजा थे उनको नहीं जाने दिया। तो इसी क्रम में क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और अब जम्मू कश्मीर हो गया परेशान। वहाँ के राजा ने बात करी यहाँ के नेताओं से और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमें आर्मी दे दो और हमें पाकिस्तान के साथ में लड़ना है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, आर्मी दे देंगे, लेकिन तू क्या देगा। उसने कहा कि क्या चाहिए, उसने कहा कि समझौता कर ले, आज से तू भारत का हिस्सा होगा। अब क्या करे, या तो मरे या फिर भारत का हिस्सा बने या तो उधर चला जाए। तो उसने क्या कहा कि ठीक है चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारत का हिस्सा बन जाएंगे और आप हमें सेना दे दो। अब हम आपकी सेना हमारी तरफ से कहाँ लड़ेगी, कश्मीर में लड़ेगी, किससे, पाकिस्तानियों से। तो एक एग्रीमेंट वहां पर हुआ, एक समझौते के द्वारा जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1947 में कहा मिला दिया दोस्तों, भारत में इसका विलय कर दिया। इसी प्रकार से इसी क्रम में एक दूसरी रियासत यहां से आती है, जूनागढ़ गुजरात। इसने आसानी से भारत में विलय होने को कह दिया और ये फरवरी 1948 में भारत में विलय हो गई। और इसके बाद एक तीसरी आती है यहाँ पे हैदराबाद। जो हैदराबाद है दोस्तों, ये सितंबर 1948 में बाई आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है सशस्त्र बल द्वारा इसको जबरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजकर, पुलिस प्रशासन को वहां पे भेजकर जबरदस्ती क्या करा दिया, हैदराबाद का विलय करा दिया। आपको बताया था मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है इन देशी रियासतों को भारत में विलय कराने का या फिर राष्ट्र निर्माण में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, जब लगातार इन सब का विलय भारत में हो गया, नए नए राज्य बनने लगे, तो अब दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में क्या हुआ दोस्तों, नए राज्यों के गठन की मांग हुई कि हमें तो नए राज्य चाहिए। अब नए राज्य तो संसद बना दे, लेकिन उनकी डिमांड थी, उन लोगों की ये डिमांड थी कि नए राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। अगर हम तेलुगु भाषी हैं तो तेलुगु भाषी उस मद्रास वाले एरिया में कहीं पर भी होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें अपना अलग से एक राज्य चाहिए। लेकिन सरकार के सामने एक चुनौती यहां से सबसे बड़ी ये थी कि अगर संसद यहां पर एक बिल पास कर दे कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन हो जाएगा, तो भारत में हजारों भाषाएं हैं, तो किस प्रकार से नए राज्यों का गठन होना चाहिए या फिर होगा। अगर सब लोग यहां पर डिमांड करने लगे कि हमें तो अपना राज्य चाहिए भाषा के आधार पर, तो जिले जैसे राज्य बन जाएंगे, जिले जैसे छोटे छोटे राज्य। तो ये चीज तो संभव नहीं है, तो इस चीज के लिए कर दिया मना। लेकिन इसी क्रम में फिर कुछ कमेटीज बिठाई गई, कुछ समितियां बनाई गई जांच के लिए कि आप लोग देखिए, जरा सोच विचार करिएगा, अगर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि देश में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग बढ़ने लगी। द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियों की रिपोर्ट क्या क्या आई, नए राज्यों का गठन होगा कि नहीं होगा, भाषा के आधार पर होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको बताया था कि जिस प्रकार से नए राज्यों की डिमांड बढ़ने लगी थी, मांग बढ़ने लगी थी, भाषा के आधार पर लोग कह रहे थे कि हमारी भाषा ये है और हमारा राज्य आप अलग कर दीजिए। तो उसी पर आधारित कुछ आयोग यहाँ पर बनाए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई, कुछ कमीशंस बनाए गए। उसी क्रम में देखते हैं कि सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था उसका नाम है दोस्तों धर आयोग, धर कमीशन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, धर कमीशन कहा जाता है। तो ये कब बनाया गया, ये बनाया गया दोस्तों जून 1948 में, जून 1948 में। अब इस कमीशन ने जब पूरा का पूरा अपना जांच पड़ताल की तो इसने क्या कहा गया, इसने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन स्टेट्स शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अर्थात राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। तो जिस प्रकार से संसद चाहिए कि इस प्रकार से ही नए राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ से इस रिपोर्ट में कहा गया। अब बात यह है कि एक दूसरी समिति बनाई गई, और समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी अब सुनिएगा। उससे पहले एक नाम है श्री रामालू एक नाम है दोस्तों। और श्री रामालू ने क्या किया, भूख हड़ताल पर ये बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर ये बैठ गए, और भूख हड़ताल पर बैठे बैठे ही इनकी हो गई मृत्यु। ये मर गए, इनकी डेथ हो गई। तो इसी भूख हड़ताल के चलते जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे राज्य के अंदर तांडव मच जाता है। और ये तेलुगु भाषी क्षेत्र की एक डिमांड कर रहे थे, तेलुगु भाषी राज्य की एक डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों भूख हड़ताल पर जब बैठकर इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार के सामने मजबूरी बन गई कि अब क्या करें। तो उन्होंने तुरंत से क्या किया, एक कमीशन बनाया जिसको कहा गया JVP कमीशन, JVP आयोग। JVP मतलब 3 व्यक्ति यहाँ पर थे, एक का नाम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्ति इस कमीशन में थे। तो अब क्या करते, जब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के चलते, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब, 1949 में। और उसको बनाया कब गया था, तो दिसंबर 1948 में इसको फॉर्म किया गया था। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो अप्रैल 1949 में दी थी। और जब ये यहाँ पे मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के चलते, इसी क्रम में सरकार को मजबूरन यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ता है, जो एक तेलुगु भाषी क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड। तो भाई साहब आंध्र प्रदेश बनाया गया, मजबूरन बनाया। लेकिन जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश बन जाएगा, एक भाषा के आधार पर राज्य का विखंडन यहाँ से हो गया या पुनर्गठन यहाँ से हो गया, तो अब हर किसी क्षेत्र में डिमांड बढ़ने लगी कि हमारा भी राज्य अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा तो ये है। अब दूसरी भाषा
भाषा के क्षेत्र में, दूसरी भाषा के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उनका अलग राज्य बना दीजिए। तो वही बात मैं थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि भारत में 1000 भाषाएं अगर है तो 1000 राज्य थोड़ा ही ना होंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे भाषाओं के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक समूह में बनाकर एक राज्य बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रम में एक तीसरा आयोग बनाया गया जिसे कहा गया फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1953 में। इसने क्या कह दिया, इसने ये कह दिया कि नए राज्यों का जो गठन होना चाहिए, इस आयोग के अनुसार भाषा के आधार पर ही नए राज्यों का गठन होना चाहिए। तो न्यू स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन, न्यू स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑन वन लैंग्वेज, एक भाषा के आधार पर एक राज्य होना चाहिए, इसका ऐसा कहना था। लेकिन क्या ये बातें मानने लायक थी? नहीं थी। और इसी क्रम के चलते पार्लियामेंट ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ कमीशंस बने थे, किसके लिए, नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और इसी के साथ में हमारे संविधान का पहला भाग, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की हमने बात करी थी और बहुत सारी बातें उससे अलग भी हमने करी है। और इसी पॉइंट के साथ में हमारा भाग 1 समाप्त हो जाता है। और कल से हम यहाँ पर नए लेक्चर में, नई वीडियो में, नई बातों के साथ में आपको मिलेंगे और इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे फिर आगे। तब तक के लिए अपना नमस्कार।